खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें, लेकिन इन खबरों के बाद एक इंतहाई अहम शख्सियत जिनका खान साहब के जितने केसेस चल रहे हैं उनसे डायरेक्टली ज़्यादा उनका रोल है, उनसे भी बात करेंगे आप। मगर कुछ खबरें, इलेक्शन अब 90 दिन में ही होंगे। कोई पीपल्स पार्टी भी कह रही है, कुछ इख्तलाफात भी इससे जो PDM का इत्तेहाद उसमें नज़र आ रहे हैं। साइफर केस, अब समात अटक जेल में ना हुई तो फिर कहाँ होगी, और होगी तो क्या होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसी हवाले से हम सलमान सफदर साहब हमारे साथ होंगे, माहिर कानून, उनसे भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब, ये खबरें आ रही हैं और अखबारों में भी छपी हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ चाहती है मुस्लिम लीग नून, बड़ी नाराज़ है 2018 के इलेक्शन से। तो वो किस किस की गिरफ्तारी चाहते हैं? बाज़ तरफ तो इशारे कोई एस्टेब्लिशमेंट की जो साबका अहम शख्सियात हैं उनकी तरफ भी कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बिजली मुझे लगता है भट्टी साहब ले डूबेगी, ये जो सारा खेल है। मगर हम चलते हैं सलमान सफदर साहब, माहिर कानून, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। पहला सवाल मैं ही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, फिर भट्टी साहब आपसे बात करेंगे। हुजूर, ये केस कहाँ जाता आपको नज़र आता है, इसमें कितनी जान है, और आप क्या समझते हैं जो हो रहा है, किस हद तक ये कानून और रूल ऑफ लॉ जो है उसका पास रखा जा रहा है? जनाब सलमान सफदर साहब। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। देखें, इमरान खान साहब के जितने केसेस चल रहे हैं, मुझे अब लगता है कि अब बैक बर्नर से या अलमारी से या शेल्फ के ऊपर से वो केसेस उतार के नीचे लाए जा रहे हैं जिनमें जो बिल्कुल खोखले हैं, जिनमें कोई जान नहीं है। जो मेन शॉट्स थी, जो मेन क्रिमिनल केसेस थे, वो आते साथ एक 10 माह की मैराथन जो है वो ऑलरेडी हम दौड़ चुके हैं, जिसके अंदर दहशतगर्दी थी, तोशा खाना था, टेररिज्म था, वो जज जेबा केस था, उसमें फॉरेन फंडिंग आ गई, इवन मर्डर के 2 केसेस आ गए, कोयटा के वकील साहब का आ गया और जिले शाह का जो यहाँ का वाक़या था। सो कोई ऐसा जुर्म रहता नहीं है जो खान साहब पर ना लगा। और मैंने क्रिमिनल बिहेवियर ऐसा बड़ा कम किसी शख्स का देखा है कि जिसको जो काम मिले, यानी जो जुर्म मिले वो कर दे। तो खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, आपको हर किस्म का जुर्म जो है वो करते नज़र आएंगे। इसी तरह साइफर का जो केस है, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये तकरीबन 10 माह FIA को लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस केस के मेरिट्स को सुनने के बाद स्टे दे रखा था, और 10 माह ये केस बिल्कुल उनको तफ्तीश करने से जो है वो रोका गया। मगर अचानक जब तोशा खाना का केस हो गया और बाकी तमाम केसेस में जमानतें होनी शुरू हो गई, 9 मई के वाक़यात में भी जमानतें इस्लामाबाद से जब मिल गई, तो फ़ौरन इस केस को निकाला गया, साइफर केस को, और इसका हवा बना के जो है आपके सामने वो रखा गया है। ये जाता कहाँ नज़र आ रहा है? जहां बाकी सारे केसेस गए हैं, ये भी वहीं जाएगा। ये थोड़े दिन की बात है, इस केस के अंदर सब्सटेंस कोई नहीं है, ये बड़ा खोखला केस है। आप अपना इस पर अगर मेरिट्स पर सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के अंदर क्या है। सर अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा सलमान सफदर साहब, एक तो आपको वेलकम। अच्छा, ये गुजारिश है, इस साइफर के बारे में सुना है कि 15 को मुकदमा दर्ज होता है, 16 को इसका रिमांड दे दिया जाता है, और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के वकला को भी इल्म नहीं होता। क्या माजी में ये प्रैक्टिस आम है कि जिस शख्स पे गिरफ्तारी डाली जाए, रिमांड दिया जाए, और उसे पता भी ना हो, और उसकी वकला की टीम को भी ये हक ना दिया जाए? जैसे तोशा खाना में हमायूं दिलावर साहब ने ना दफा का हक दिया, ना वकला को सुना। तो क्या ये रवायात है अदालती के ये नया के वाक़या हुआ? सर, फंडामेंटल राइट्स को इस बुरी तरीके से सस्पेंड होते कभी किसी शख्स के लिए नहीं देखा मैंने अपनी एटलीस्ट 23 साल की वकालत में, जैसे मैंने इमरान खान साहब के लिए ये सस्पेंड होते देखे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कल हम बिल्कुल हम अनअवेयर थे कि खान साहब की इस मुकदमे में जिसे कहते हैं चुपके चुपके 4 दीवारी के अंदर गिरफ्तारी भी डल गई और रिमांड हेयरिंग भी हो गई। इसका पता किसी को भी नहीं था, कोर्ट के अमले को भी नहीं था, पूरी कानूनी टीम को भी नहीं था, और हमसे अगर कोई बात छुप भी जाए तो मीडिया से नहीं छुपती, मीडिया को भी इल्म नहीं था, हत्ता कि इमरान खान साहब को खुद भी नहीं पता था। ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो जब खान साहब से कल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी गिरफ्तारी कब डली, और एक दफ़ा FIA की टीम आई थी, घंटा डेढ़ बैठी और वो चली गई। तो रिमांड की हेयरिंग भी इसको खामोशी से जेल प्रेमिसेस के अंदर किया गया।
क्यों इसको 14 दिन के लिए छुपा के रखा? आज दिन तक आपका सवाल है कि क्या ऐसा होता है? आज दिन तक कभी ऐसा नहीं सुना। ये फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हिस्ट्री में होगा कि 14 दिन एक शख्स के साथ क्या प्रोसीडिंग्स होती रही वो किसी को नहीं बताई गई। माना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, मगर क्रिमिनल ट्रायल सीक्रेट नहीं होता सर। अच्छा सर, अगर ना अमूमन केस होता है, सहाफ़ी भी होते हैं, वकला भी होते हैं, वो जो गुफ्तगू होती है इससे है, तो ये क्या किसी भी मुलज़म की हक तलफी नहीं, ज़्यादती नहीं कि उसे कानूनी टीम को भी ना बताया जाए और उस पर ऐसा केस लगा दिया जाए सीक्रेट एक्ट का जिसकी बहुत ज़्यादा सज़ा है? तो इस बारे में क्या आप समझते हैं आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से या कहीं और रुजू करेंगे कि इस गलत प्रैक्टिस को रोका जाए? सर, इन मुश्किल हालात में जो सबसे मुश्किल सवाल आपने पूछा है वो ये कि कौन सी अदालत से रुजू करेंगे। ये उम्मीद तो यही करते हैं कि जहां से इंसाफ मिले, मगर लेटली इमरान खान साहब के केसेस में इंसाफ के असूल में बड़ी दिक्कतें आई हैं। वो गर्मियों की छुट्टियां भी आई हैं और मौसम वैसे भी ठंडा ही पाया है ओवरऑल। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि फंडामेंटल राइट्स का सवाल हो। एक ऐसा शख्स, अमूमन लोग 17 साल की उम्र में लड़के नौजवान जो हैं वो जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। तो मैंने ये पहला शख्स देखा जी जो 71 साल की उम्र में, एक उधर कर दें 7 उधर कर दें, तो 71 साल की उम्र में इसने अपने करियर का आगाज़ किया है जुर्म की दुनिया में, और कोई उसके बाद रुका ही नहीं। एवरी डे यानी तकरीबन 150 से 200 हेयरिंग्स होंगी, तकरीबन 60 से 70 मुकदमों में तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और जितनी तेज़ी से ये मुकदमे बनते रहे उतनी तेज़ी से ये ख़त्म भी होते रहे। कुछ बात मैं साइफ़र के केस के हवाले से ज़रूर करूँगा क्योंकि मजमून जो है आज के केस का या आजकल का वो साइफ़र चल रहा है। पहली बात ये कि सर, साइफ़र की FIR में 3 मोटे मोटे इल्ज़ाम हैं आपके लिए और आपकी ऑडियंस के लिए। नंबर 1 कि साइफ़र का जो मैसेज है वो, और साइफ़र वो खान साहब के कब्ज़े में है और वो उनकी इलीगल कस्टडी में और पोजेशन में, उसको बरामद करवाना है उनसे। नंबर 2 कि उन्होंने उस साइफ़र के कंटेंट्स में तब्दीली की, चेंजेस किए अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, जो कि नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात थी। ये 3 बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं। तो उनके 3 मुख्तसर से मैं आपको जवाब दे दूँ तो साइफ़र के केस को यहीं पर जो है वो पैक कर दिया जाएगा। पहली बात यह है कि साइफ़र डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है और वो फॉरेन ऑफिस की ब्रांच में ओरिजिनल वहीं पर मौसूल होता है और वहीं रखा जाता है, वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता। उसकी कॉपीज़ होती हैं 4 जो तकसीम हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को आती है। तो ओरिजिनल साइफ़र, अब इनका अपना मौक़िफ़ भी FIA का कोर्ट में यही रहा शाह महमूद कुरैशी साहब के रिमांड में कि ये हमारे पास ही है। और राना सनाउल्लाह साहब का भी आपको सोशल मीडिया पे आप अभी वो बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम मिल जाएगा जहां वो मान रहे हैं बात कि साइफ़र, वो मिनिस्टर थे इंटीरियर के, कि वो साइफ़र हमारे पास ही है। तो जहां तक दूसरे सवाल का जवाब है कि जब एक कम्युनिकेशन को, एक कंसर्न को साइफ़र, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है सर, इसका मेन इल्ज़ाम जो है वो है, या इसका मेन जो क्रक्स है इन जुर्मों का, वो है कि किसी दुश्मन मुल्क के साथ आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करें जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो और या नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो। कोई मैप शेयर कर दें, कोई सीक्रेट रेसिपी किसी हथियार की वो शेयर कर दें। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। इधर तो बड़े बड़े फैक्ट्स इसके ये हैं कि कैबिनेट ने और इमरान खान साहब ने ये एतराज़ उठाया कि एक फ़ॉरेन कंट्री पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत क्यों कर रही है। तो ये इस मदाखलत को रोकना और उन्हें तनबीह करना, और उस तनबीह को डिमार्श भी बोलते हैं, जो कि ये सिक्योरिटी काउंसिल ने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उनको तनबीह की और ये पैगाम भेजा गया इन दी फॉर्म ऑफ डिमार्श। तो जब एक फ़ॉरेन कंट्री से गिला हो गया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये हमारा ऑफिशियल प्रोटेस्ट है, तो उसके बाद फिर, और इसको कैबिनेट अपनी मीटिंग के बाद प्रॉपरली बाकायदा डीक्लासिफाई कर दे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है साइफ़र को। तो जब साइफ़र कैबिनेट ने डीक्लासिफाई कर दिया, उस दिन के बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा
और ना इसके ऊपर कोई FIR दर्ज हो सकती है, ना इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस पूरे का पूरा केस सर धड़ाम करके अच्छा नीचे सलमान साहब, अभी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की, मैं ज़रा कानून से हट के आपसे बात करना चाहता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अभी आपने कहा कि इन्होंने अपना जो मुजरमाना करियर है वो 72 साल की उम्र में शुरू किया, कत्ल से लेकर न जाने क्या क्या इकदामात, एकदम से कोई मेटामॉर्फोसिस हो गया इनका। जब ये सारी बातें आपके लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये क्या इस पर कमेंट है कि ये चीज़ें जब एक अदालत में एक जज साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला और इस रियासत ने उनको ये दिया है, डोंट दे सी दिस कि ये यार ये क्या है, और कल सईद काजी या भट्टी साहब या आप, हम ये समझ सकते हैं कि इस रियासत में इस लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए हम महफूज रहेंगे? सर ये लम्हा फ़िक्रिया है और हम बहुत कंसर्न्ड हैं। मैंने कभी वकला को, आप यकीन करें कि वकालत से हट के अब आपने सवाल पूछा है मेरे केस से हट के, तो गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 से 4 नौजवान वकील मुझसे मिलना चाह रहे थे और वो हिजरत करना चाह रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि प्रोफेशन को छोड़ना चाह रहे थे। तो ये इन्वायरमेंट पहले कभी नहीं थी कि हमारी बार में, हमारे लीगल प्रोफेशन से लोग हमेशा लेटली आपके प्रोग्राम्स देखते हुए, जिन लोगों को आप इनवाइट करते हैं उनको देखते हुए, उनसे मोटिवेट होते हुए, गुज़िश्ता 5-6 साल में इतना लड़का वकील बनना चाह रहा था जो कि एकदम ठंडा पड़ गया है। क्यों ठंडा पड़ गया है? वो इसलिए ठंडा पड़ गया है कि जो 71 साल वाली बात अभी आपने की है वो सुन के जजेस बस मुस्कुरा देते हैं। अच्छा सलमान साहब ये बताएं, डीक्लासिफाई किया उन्होंने, हमारी इतला भी है कि आज भी ओरिजिनल वो जो साइफर है वो वजारत खारजा के पास है, उसके बाद काबीना उसे डीक्लासिफाई करती है, उसके बाद स्पीकर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी चीफ जस्टिस साहब को भेजते हैं और भी कापियां जाती हैं। तो फिर ये मुकदमे का इंदराज करते हुए उन्हें ये अंदाज़ा नहीं हुआ ये तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब के पास भी कापी है, डिप्टी स्पीकर के पास भी कापी है, तो क्या ये मुकदमा बज़ाहिर बादी नज़र में बदनीति पर मुबनी लगता है? और दूसरा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वो जो अपील थी वो खाज कर दी कि 90 दिन में इलेक्शन हो, क्या तौहीन अदालत उस पर किसी पे जारी होगा? देखिए सर, बादियो नज़र में जैसे आपने खुद सारा जो जुर्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं, आपको उसने खुद आपने डिस्कस करके उसको ब्रेक डाउन कर दिया। आपको कोई माहिर कानून होने की ज़रूरत नहीं है। साइफर के केस पे अपनी कॉमन सेंस लगाना और कॉमन सेंस लगाते हुए इस केस में है ही कुछ नहीं सर। तो मैंने वही कहा कि जैसे जब बाकी सारे केसेस, अहम केसेस जो थे, जब उनमें से जो निकालना था वो निकाल लिया और कुछ ना बचा। देखिए ना, आप सारे मैंने बताया जुर्म खत्म हो गए, अब पीछे कोई रह ही नहीं गया कि अब क्या जुर्म बनाएं कि उन्होंने क्या किया है। तो ये 1923 के कानून को उठाकर लाकर और उसको जैसे कहते हैं ना टुच मुरम्मत उसकी हुई है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं ये भी हालिया 2023 में, मगर उसके बावजूद भी सपोर्ट देने के बावजूद वो कानून कहीं ठहर नहीं रहा या वह कानून लग नहीं रहा। साइफर वही वजारत खारजा में मौजूद है, आपने दुरुस्त फरमाया, और जब कैबिनेट ने उसको डीक्लासिफाई कर दिया तो वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा। तो ये सर टोटल केस जो है, ये आप 2-3 ऐसे और प्रोग्राम्स करें तो ये सारी बात सामने आ जाएगी। अच्छा सफदर साहब, ये अभी कुछ केसेस भी हैं, कुछ कानून जो है ये जो अदलिया के हवाले से बनाए गए थे, नैब का कानून अगर ये ख़त्म होता है तो और इसके साथ ही सदर साहब जो हैं अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट उनको एम्पावर कर देती है कि वो इलेक्शन का वो करेंगे जिस तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश, असम्बली जो भी असम्बली थी हमारी, तो डू यू थिंक कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें आती है, जो भी उसका आईनी किरदार है, तो वो उसको कोई, अब हमें ये भी, मैं बड़ी मादरत से आपसे पूछ रहा हूँ कि अब डर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो हम नहीं मानते, हम 4-5 बंदे भेज देते हैं वहाँ बाहर, गालियाँ दे के आ जाते हैं वापस। तो इस पे हम क्या बात करें? बात करते हुए भी डर लगता है। ये फिर सिलसिला ऐसे ही चलेगा जिसे आप रियाल पॉलिटिक जो बन गई है, ये ऐसी लगता है आपको?
देखिए, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े फाजिल जज साहब ने एक जुमला बोला जो शायद आप तक पहुंच चुका हो। उन्होंने प्रोसीडिंग्स के दरमियान ईमान मजारी की प्रोसीडिंग्स थी, गालिबन ये सलमान राजा साहब थे। तो वो जज साहब ने कहा कि मैंने 2023 से ज़्यादा जो है वो ब्लैक ईयर नहीं देखा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। रोज़ाना के हिसाब से जो चीज़ें आती रहीं, और इस साल ये भी जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात थी, कभी नहीं देखी कि जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला दे रही होती है या देने जा रही होती है, उस पर इतना खुलेआम दबाव आता है, इतना प्रेशर आता है, सोशल मीडिया से आता है, ऑपोजिशन से आता है, जिसके हक में भी जा रहा हो, मैं ये नहीं कहता इधर हो या उधर हो, वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है जजेस पे। और उसके बाद दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, स्पॉट ऑन है, और इसीलिए ये वकला डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं इस हमारे प्रोफेशन से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है और अब ये फिक्र होती है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाए। तो ये ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल पॉइंटिंग टूवर्ड्स a total collapse of the criminal justice system of the constitution। इसको जितनी जल्दी सर इस पे कोई एक्शन ले लिया जाए और हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं, उससे इकोनॉमी का भी भला हो जाएगा, सलमान सफदर साहब हमारे प्रोफेशन का भी उन्होंने भला हो आपने जाएगा। कल का कहा कि उन्होंने स्याह-तरीन दिन है, आपने 23 साल में वो औकात नहीं देखे और मैंने 30 साल जर्नलिज्म में नहीं देखे। तो क्या अगर हमने अदालतों ने और हमारे अदारों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो हम अजीब सी खाई की तरफ नहीं जा रहे जिसकी शायद मंजिल कोई ना हो? अब हम सबको सोचना नहीं चाहिए कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो? सर ये उस तरफ हम जा नहीं रहे, हम तकरीबन पहुंचे हुए हैं मेरी नज़र में। और ये गुज़िश्ता आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 साल से, देखिए एक ना एक दिन तो यहाँ पर आना था पाकिस्तान, दुआओं के सिर पे कब तक चल सकता था। तो ये हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब तो मैं समझता हूँ कि जब तक इमीडिएट और फौरी इसका हल नहीं कोई निकाला जाएगा, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। सलमान सफदर साहब, इट वाज ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बड़ा रीजनेबल और बड़ी आपने स्पॉट ऑन बातें की। हम बहुत शुक्रिया करते हैं सलमान साहब का। और नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम शख्सियत भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे एक स्टालवार्ट मुस्लिम लीग नून के और इंतहाई सीनियर वॉइस पाकिस्तान की सियासत में, जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। राना साहब, ये बड़ा एक शोर है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी अब एक अलग से तशख़्ख़ुस बनाने की कोशिश कर रही है। तो हजूर ये क्या देख रहे हैं इस क्राइसिस से, जो माशी भी है और सियासी भी? डू यू थिंक विल कम आउट सूनर और लेटर? राना साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं, काजी साहब के जो हालात हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। ओवर ए पीरियड हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे अब चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। अब तो मेरा लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और सही लोग आके बैठें और वो आके तो सारा काम करें, तो फिर मेरा किसी फोकस करने से, कंसंट्रेट करने से मामला सुधर जाएं। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, बहुत सारे इदारों में बहुत सारी रिफॉर्म चाहिए। तो मैं अब किस किस का जिक्र करूँगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फ्रैक्चर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। तो ओवर ए पीरियड ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स करते अभी जो इस वक्त इशू खड़े हैं वो इसी वजह से हैं कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ रबत नहीं है, उसका कुछ चीज़ों का हल भी नहीं दिया गया हुआ उसमें। तो ये अभी मायूसी की बात नहीं, लेकिन ज़रूरत कमिटमेंट की है। ऑनेस्टी और कमिटमेंट दो चीज़ें हो, मेरा कमिटमेंट हो तो सारे काम हो जाते। आप मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा रान साहब, गुजारिश ये है कि आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, पैराशूटर भी नहीं है, आवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ भी है। एक तरफ पूरे मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमत पर एहतजाज हो रहा है, जगह जगह करिया। दूसरी तरफ क्या आप समझते हैं इन हालात में इलेक्शन का 90 दिन से डिले करना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह ना होगा?
भट्टी साहब, मैं आपको गुजारिश करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कंटिन्यूसली एक इलेक्शन होते रहें तो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। हमारे यहाँ जो पास्ट की हमारी हिस्ट्री है वो यही है कि जब इंटरवेंशन होती रही और इलेक्शनों के साथ खिलवाड़ किया गया, 58(2)B होता था, वो असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाती थी। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन अगर टाइम असम्बली पूरा करे और टाइम इलेक्शन होते रहें तो बेहतरी आएगी। अभी मैं समझता हूँ इलेक्शन जितनी जल्दी हो ठीक है, लेकिन साथ ये ज़रूरी है कि जो हल्का बंदी की बात होती है, मैं आपको यकीन के दिलाता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि जो हल्का बंदी पहले हुई है, जो 2018 में हल्का बंदी की गई, वो एक ख़ास एंगल से और ख़ास जगह पे बैठ के हुई थी। मैं आपको बिल्कुल ये अपने पूरे वसूख से कह रहा हूँ। ये नक्शे इलेक्शन कमीशन वाले उठा के वहाँ चले जाते थे और वहाँ एक गाँव, ना वो पटवार सर्कल कैमरा, ना वो यूनियन काउंसिल कैम रही, ना कोई दूसरे मामला, तो जो रूल्स इनके अपने पैरामीटर्स हैं उससे हट के इन्होंने बहुत दूर कोई हल्का 14 लाख का है, कोई 6 लाख का है, तो ये चीज़ें थी। लेकिन जब ये जो हुई अभी, इन्होंने एक रास्ते में एक नोटिफाई की फाइनल इमरान खान के टाइम पे सेंसस, तो फिर इन्होंने हल्का बंदी की, वो और उसमें बिगाड़ हुआ। अब अगर हल्का बंदी अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन पैरामीटर्स जो हैं उसमें हो तो एक साफ़ सुथरी हल्का बंदी हो, क्योंकि मेरे अपने हल्के मैंने देखा है कि कोई समझ नहीं आती कि कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरा अगर हो जाएं 2-3 महीने में, तो उसके बाद इलेक्शन हो जाएं, तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें बेहतर अगर हो जाए। अच्छा राना साहब, 2 सवाल आपसे मुख्तसर से। एक तो पूरी ज़िंदगी में आपने कभी कोई साफ शफाफ इलेक्शन देखा है, चाहे वो 2 का हो, 97 का हो, 90 का हो, हमेशा हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाता है। हमने आपके मुंह से अभी तक मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वापसी की नहीं देखी, और आपके शेखुपुरे के एक MP हैं जो अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं इलेक्शन मुहिम पे, उनको 25 तरीके दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब कब आ जाएंगे? पहले जो आपने सवाल किया है कि इलेक्शनों का आपने जो साफ शफाफ किया, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन मैं तो ये जो केयर टेकर का कंसेप्ट है, उसके बहुत सारी चीज़ों के मैं अपने ज़ाती तौर पे, ज़ाती सोच में उनके ख़िलाफ़ हूँ। केयर टेकर सेटअप करते एक इसका कंसेप्ट था कि ये एक साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रूरी है कि यहाँ पे रिगिंग होती है इलेक्शन में, तो कोई केयर टेकर आ जाए, न्यूट्रल आ जाए, तो वो एक साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। लेकिन जो भी केयर टेकर 2018 में भी केयर टेकर थे, तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट किसी जगह पे भी नहीं है दुनिया में। बांग्लादेश में था लेकिन उन्होंने भी ख़त्म कर दिया। वो जो कैबिनेट होती है वही डे टू डे पे चली जाती है, केयर टेकर बन जाती है, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्रेसिडेंट दुनिया में हारते भी हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो केयर टेकर एक जॉब सीकर बैठ जाते हैं, अभी बैठे हुए हैं, हर दफ़ा बैठते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सोच विचार के साथ इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, और वो स्ट्रॉन्ग हो और वो इलेक्शन कराए जो साफ शफाफ हों। लेकिन जो बात आपने की मियाँ साहब की, मियाँ साहब इलेक्शन से पहले ज़रूर आएंगे, लेकिन जो डेटे देते हैं, एक उसका आपके ने हवाला दिया, वो तो खैर आपके दोस्त हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको काफ़ी तशहीर भी होती है उनकी। तो मैं समझता हूँ आप मियाँ साहब इलेक्शन से पहले ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। और इलेक्शन मैं सिर्फ आसान सवाल कर देता हूँ आपको, क्योंकि मैं बरतानिया दौर का जानता हूँ और उनको भी नया जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को तो इल्म नहीं कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील करते हैं। क्या आप समझते हैं अब वो अक्टूबर में जो डेट दे रही है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आएंगे पाकिस्तान? नहीं, अब जो डेट दी है वो तो हमारे सदर हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अब वहाँ पे लंदन गया, मियाँ साहब से मीटिंग की उन्होंने, और वहाँ पे आपने देखा जो उन्होंने प्रेस टॉक की, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खड़े थे उनके साथ। ये बात तो एक अथेंटिक आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी बातें भी हुई हैं, मेरा किसी हमारे सीनियर बंदे ने, शायद खकान ने या ख्वाजा आसफ ने या एहसन इकबाल ने, किसी ने भी आज तक कोई डेट नहीं दी। यही कहा है कि जब मियाँ साहब ने फैसला करना है। लेकिन एक हम ज़रूर बात करते रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो हर सूरत ज़रूर आएंगे,
और कानून का सामना करेंगे, जो भी हो, जो भी हालात हों इंशाल्लाह। अच्छा, राना साहब, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो मैं आपको अभी राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉर्ट भी सुनाऊंगा, मगर एक सवाल जो क्योंकि आपसे पुराना रिश्ता है और आपका एक इनकलाबी, आपके खानवादे का एक इनकलाबी जो एक पाकिस्तान में एक बैकग्राउंड जो तारीख रही है। अभी मैं आ रहा था तो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये लगा कि शायद मैं आज वक्त पे ना पहुंच सकूं और भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूं कि एहतजाज हो रहा था, लीडरलेस एहतजाज पाकिस्तान में बिजली के हवाले से शुरू हो चुका है। पुराने सियासी वर्कर भी हैं और लीडर भी हैं आप। एक तो ये किस समत में जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी जान, औकात और माल नहीं है कि लोगों की इस दुख को ख़त्म करे, बल्कि ये दुख और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। पहले मैं इस सवाल का जवाब लेता हूँ और फिर दूसरा सवाल बाद में करूँगा। ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये बागडोर इस सियासी लीडर के हाथ से बाहर निकल रही है? देखिए, आपका एनालिसिस किसी असेसमेंट का हिसाब किसी हद तक ठीक है। ये जो इस वक्त मसला चला है, ये बिल्कुल लोग अपनी तौर पे निकले हैं और अपनी तकलीफ से निकले हैं, किसी लीडर से नाम किसी की कॉल पे बाहर आए हैं। तो ये आपको पता है, ये जो चीज़ होती है, हिस्ट्री देखें आप, जो रेवोल्यूशन होते हैं या इस किस्म की आपने हिस्ट्री देखी है, तारीख, उसमें ये चीज़ें बहुत, मैं ख़तरनाक तो नहीं कह सकता कि ख़तरनाक होती हैं, बाज़ औक़ात ये पॉजिटिव होती हैं, बाज़ नेगेटिव भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये हालात इस वक्त बहुत ही उस जगह पहुँचे हुए हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करके, मतलब एक डायरेक्शन पे हमें सोच के कोई रिफॉर्म्स लाएं या कोई मामला करें, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसको बिल 1,25,000 आ जाए। ये नामुमकिन है, बल्कि अगर 50,000 भी आ जाए तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत है कि जो अपर मिडिल क्लास है या थोड़े से खाते पीते आप लोग समझें, उससे भी ऊपर के लोग, वो भी ये पिंच महसूस कर रहे हैं कि ये जो बिल आ रहे हैं, चाहे कितने भी किसी के पास पैसे हैं, लेकिन अगर मेरा बिल 70,000 था तो अगर वो 1.5 लाख हो गया या 2 लाख हो गया, तो यकीनी तौर पे एक दफ़ा तो मुझे ज़रूर ख्याल आता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बिल है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत सोच विचार करनी चाहिए। और अभी इसमें अब गवर्नमेंट जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, वो मेरे ख्याल को कुछ कर रही है सोच, लेकिन उनको हल ज़रूर निकालना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हर सूरत इसका हल निकाल लें, वरना अगर किसी के पहुँच से ये चीज़ें बाहर आएँ तो फिर वो उसके बाद तो फिर क़यामत ही होती है ना। अच्छा राना साहब, गुजारिश है कि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के सीनियर कहते हैं, साबिक़ आर्मी चीफ और एक DG फैज साहब आकर कौम से माफ़ी मांगे जो 18 में हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब बहुत बड़ी गिरफ्तारी चाहते हैं। क्या ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि वो आके माजरत करें, या एज ए चंद लोगों का अपनी राय है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो भी स्टेटमेंट देती है वो अपने अपने जज्बात हैं। जज्बात तो लोगों के हैं उनके मतलब, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था, इमरान खान प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया, और ये उन दो ने तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन ये तो एक लंबी लाइन है, और जो उस वक्त हुआ वो आपके सामने है। तो अब क्योंकि वो प्रोजेक्ट इस तरह फेल हुआ है उनका कि जो 4.25 साल की हुकूमत थी, वो बिल्कुल नाइफ डाउन, बिल्कुल इकोनॉमी हो या गवर्नेंस हो, आप जो भी आप कहें, आप उसको बेल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह बुजदार को लगाया गया और वहाँ पे पंजाब की गवर्नेंस थी, वो जिस तरह मामला चल रहे थे, उस पर जितनी भी हम कमेंट करें कम है, वो भी उन्हीं की किया दरा था। जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, हमने शुरू में कहा कि हम IMF के पास चले जाएँ, IMF के पास चले जाएँ, 6 महीने लगा दिए। जब 6 महीने बाद गए तो उस वक्त शरायत, जब वल्नरेबल और इकोनॉमी होगी तो वहाँ पे शरायत और सख्त होती गई। अच्छा राना साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, अगर वो ऐसे ही थे तो फिर एक्सटेंशन उनको क्यों दी गई? गालिबन उनके एक शख्सियत के सुसर थे, आपकी एक पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, अक्सर उनके पास जाते थे, तो कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया कि जनाब अगर इन्होंने 2018 के इलेक्शन में नामुनासिब रवैया अपनाया है तो उन्हें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी? कहीं ये ख्याल नहीं आया? नहीं भट्टी साहब, 1000 दफ़ा की है। अच्छा, मैं अगर राना साहब जान की मान पाऊँ तो राना साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं, हम आपसे डर भी बड़ा लगता है। राना अफजाल साहब हमारे भाई हैं, उनसे भी डर लगता है। कब आज़ाद होगी हमारी जो सिविलियन इशराफिया है? प्रोजेक्ट के लिए कभी एक जाके वहाँ पे तरला करता है, कभी दूसरा करता है, और फिर एक जब अजाब में आता है दूसरा मज़े ले रहा होता है, फिर पहला अजाब में आता है तो दूसरा
तो ये कहानी कुछ लगता नहीं कोई वीकनेस है हमारी सिविलियन एलीट में? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो बात है ये थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से, आपसे मुराद है अवाम है, दूसरे हैं, जितने भी इदारे हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टांस लिया, आप उस तरह ना करें कि जी वो भी भुट्टो भी इस तरह फलां भी आया वहाँ से, उन्हें डिक्टेशन नहीं लूँगा, और वो उस रास्ते पे चल पड़े जहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे, इनकी पासदारी की बात करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको जिस तरह काबू किया गया, जिस तरह गए बगए उनको निकाला गया, जिस तरह 99 में हुआ, जिस तरह जलावतनियाँ काटी, जेलें काटी, सारी मुस्लिम लीग नून ग्रिल हुई, काफ लीग बन गई। तो ये मामला जो हैं, जब तक हम उस पैटर्न पे नहीं जाएंगे कि हम एक तरफ जाएं, बात आपकी दुरुस्त है, एक करता है, दूसरा चला जाता है उनके पास, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है उनके पास, लेकिन जब हम कहते हैं कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब इनॉग्रेल सेशन हुआ, असेंबली का इजलास हुआ पहला, उस पर कौन सा लीडर था, चाहे बिलावल भुट्टो था, चाहे जरदारी साहब थे, चाहे शहबाज शरीफ साहब थे, चार्टर इकोनॉमी की बात की, ये कहा जैसे भी हुआ इलेक्शन हो गए, जो भी इलेक्शन है हम आप बैठ गए हैं, आगे बिठा दिया गया है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप तावन करेंगे। किसने कहा था कि आप इतना दीवार के अंदर ही चुन दें? किसने कहा था कुर्सियां फलांग के आप हाथ मिलाना भी गवारा न करें? देखिए, हम इंसान हैं ना, आप भट्टी साहब कितना ही मुझसे प्यार करें, लेकिन अगर मैं आपको एक दीवार में चुन दूं तो आखिरकार तो अनारकली तो नहीं है आप ना कि आप लेकिन राणा साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू ये है कि आज जो भी कैफियत है आपके सामने है, मैं ज़्यादा बात क्या करूं। अब बात ये है कि जो आज कैफियत है एक पार्टी की, तो राणा साहब आप भी तो पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर आज इफ़ वी लेट इट गो द वे इट्स गोइंग ऑन, तो क्या एक हमें सिविलियन इसका हिस्सा होते हुए डर नहीं लगता कि आज जो उधर हो रहा है कल जब हमारे साथ होगा तो ये कोई थोड़ी सी ये इस पे हमें नज़रसानी नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, नज़रसानी बिल्कुल पॉलिटिकल जो फिगर होते हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो सही पॉलिटिशियन होते हैं, और हमने यही कहा कि हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं। और साद रफ़ीक साहब का मुझे याद है, असम्बली में उन्होंने तकरीर की, इमरान खान बैठा हुआ था उधर, तो उन्होंने कहा कि देखो ये मत काम करो, एक वक्त आएगा जब आप भी हमारे साथ आप ट्रक पे चढ़े होंगे, आपको ही पता चल जाएगा ये आप जिनके कंधे पे चढ़े हुए हैं, और आपको पता चल जाएगा, आप भी फिर कहेंगे कि आए इकट्ठे चले। तो मैं समझता हूँ कि जब कैसा बाप के साथ मतलब आपको चीज़ें बताना तो इस तरह ही है जिस तरह, लेकिन मुझे बताएं कि जब एक अदम एतमाद आ गया, आप छोड़े एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था जिस तरह भी हुआ, जब आ गया, अगर ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता, उस वक्त ही एक डेमोक्रेटिक पोस्चर होता कि जी ठीक है ये इन्हीं तरीका है, हो गया है, तो मैं बैठता हूँ, अपोजिशन में बैठा होता, 150 मेंबर था उसका, हमें वो वहाँ बैठ के जिस तरह टेक ऑन करते, फिर रिज़ाइन दिए, फिर ये हुआ, फिर हुआ, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की रखी, फिर असम्बलियाँ सुबाई तोड़ दी। इस पे भी तो आप देखें ना, सारी एक निगाह डालें कि क्या आउस्ट होने के बाद भी जो इन्हीं तरीके से निकाला उनको, उसके बाद भी अगर किसी के दिमाग में कोई चीज़ ना आए, तो मैं समझता हूँ कि फिर राणा साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान तारीख से सीखते कुछ नहीं। एहतसाब का अमल भी जब कोई जमात आती है मुखालफिन को कुचलने के लिए, सिर्फ अगर लास्ट में आप काबीना में थे, आजकल पीपल्स पार्टी कह रही है हमें लूप में नहीं लिया गया और हमें गारंटी दी गई थी कि 3 माह में इन एवरी कंडीशन इलेक्शन होंगे। क्या पीपल्स पार्टी को ये नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं, और वो कहते हैं नून लीग ने हमें डिच किया इस मामले में? आप इस पे क्या कहते हैं? देखें, वो बड़े शरूड, पॉलिटिकली बड़े शरूड है। मैं आपको बताऊं, जो पीपल्स पार्टी है ये हर चीज़ पे ऑन बोर्ड थे। जब गवर्नमेंट थी, कैबिनेट में मेजर शेयर उनका था, जो मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा अहम मिनिस्ट्री थी उनके पास थी, और जो गालियाँ खाने वाली मिनिस्ट्री थी, एनर्जी की, पेट्रोलियम की, पावर की, वो हमारे पास थी, फूड की हमारे पास थी। तो ये मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें सभी लोगों को पता है, लेकिन जब ये टाइम आया, सेंसस में उनके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, एक एक चीज़ डिस्कस हुई, उनको नहीं पता था कि आग नोटिफाई अगर हो गया, ये सेंसस नोटिफाई हो गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है
आइन में एक दिया हुआ है कि जब भी एक उसके इलेक्शन होगी। मैं समझता हूँ आज भी उनके एक लीडर हमारे बड़े मोहतरम है, मुझे तो बहुत अजीज हैं, दोस्त हैं, उनका जो इलेक्शन को मिले हैं उनके साथ, वो दिन बनने के उन्होंने ये बात की और आज हर रोज ये बात कर बंदी करें, लेकिन टाइम शॉर्ट कर लें। टाइम शॉर्ट कमर कहते हैं, मुझे बताएं कि अगर नवीद कमर साहब ये कहते हैं तो उनको क्या मैसेज दे रहे हैं हम कि जी हमने तो पॉलिटिकली एक स्टांस लिया हुआ है कि जी नहीं 90 रोज में कराएं, लेकिन अंदर से यही मैसेज है कि आप हल्का बंदी कर लें लेकिन शॉर्ट टाइम पे कर लें। आप समझते हैं इन बारीकियों को, वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपनी स्केयर टेकर सेटअप से कि हमें कोई सरोकार नहीं है ये। लेकिन मामला ये है कि अच्छा वो होता है जो अगर हम इकट्ठे उस कश्ती में सवार थे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और वहाँ CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब ये फैसला हो गया तो फिर उसके बाद किसी बच्चे को शक था कि डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन का हम हाँ टाइम हो सकता है आगे पीछे, उनको जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है कि हम उस पर गौर कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम मजीद स्क्वेज कर लें। तो डिलिमिटेशन तो होनी चाहिए, और उसके बाद अगर हफ्ता 10 दिन आगे पीछे होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, इलेक्शन बस कराने पे फोकस करें। इलेक्शन होने चाहिए। राना साहब, इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। मगर नाज़रीन, राना साहब ने जो कहें बहुत सी बातें की, मगर एक बात कि ये जो लीडरलेस मूवमेंट यहाँ बन रही है, इसका अगर हमने कुछ ना किया तो मसाइल किसी और तरफ भी जा सकते हैं। जी, राना तनवीर हुसैन साहब ने बहुत अहम बातें की, मगर एक बात ये जो ख़ास तौर पे ख़ास हमने पूछा उनसे कि ये जो मूवमेंट है और जिस तरह से तहरीक में अब आ रहा था तो रास्ते में जगह जगह पे लोग खड़े थे, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इसका अगर कुछ ना किया तो शायद फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, जब अब हम राना साहब से बात कर रहे थे तो हल्का सा इशारा मैंने भी दिया। मुझे भी आज ये ख़तरा महसूस हुआ कि आज मैं भट्टी साहब से कहूँ हुजूर आज मेरी जगह आप ही प्रोग्राम ओपन कर दें, क्योंकि जहाँ से गुजर रहे थे एक दो जगह पे हमें एहतजाज और खुद रहो एहतजाज, कोई लीडर नहीं, कोई पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं, और साथ राना साहब ने भी फरमा दिया कि हुजूर ये तो अब हमें भी चुभ रहा है, यानी इशराफिया को भी चुभ रहा है। तो बड़ी साहब आप कैसे देखते हैं? काजी साहब, ये जो बिजली की बेतहाशा कीमत है और महंगाई जो आम आदमी ने मिडिल क्लास की रेंज से भी दूर हो चुकी है, ये सैलाब बड़े बड़े महलात में दाखिल होने वाला है। अभी आपने खुद फरमाया, आप पौना घंटा एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वो किसी एक सियासी जमात का बिजली का कोई पार्टी नहीं थी। याद रखें, ना मुस्लिम लीग नून के खाली घर में आता है, ना पीपल्स पार्टी के, ना PTI के, ना जमात इस्लामी के नाम क्यों, ये पाकिस्तान के हर घर में जाता है। वो किसी भी पेशे से वाबस्ता है, मजदूर है, किसान है, ताजर है, बेरोजगार है, तालिब इल्म है, सरकारी मुलाजम है। तो कल जो वजारत खजाना ने कहा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, इसमें हम रिलीफ नहीं दे सकते, वो इतनी बेबस हुकूमत कभी देखी है बड़ी साहब जिंदगी? अनबिलीवेबल है काजी साहब। तो दूसरा, एक मिनिस्टर साहब ने ये कहा बिल जितने मर्जी जला लें, बिल तो देने होंगे। आप लोगों पे जख्मों पर नमक नहीं रख मरहम नहीं रख सकते। खुदा के लिए ऐसे गैर मुनासिब बयान देने से गुरेज करें। ये कोई एक सियासी जमात की जद्दोजहद नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम में से कितने लोग गिरफ्तार करोगे, कितने मारोगे? ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत को अब समझना होगा कि ये आवाम का मुतालबा है कि हम इस महंगाई में एक वक्त का रोजगार नहीं चला सकते। घर के किरायों से ज़्यादा बिजली का बिल आ चुका है और ये तूफान थमने वाला नहीं। काजी साहब, आज भी कई शहरों में हड़ताल है, 2 सितंबर को भी हड़ताल है, 1 को भी हड़ताल है, शटर डाउन हो रहा है, पहिया जाम हो रहा है। अगर यही लोग बिल जलाते रहे और बिल ना दिया तो किस तरह ये PSO को पेमेंट करेंगे? इस हालात की संगीनी को समझना होगा और बैठ के इसका कोई ना कोई ऐसा हल निकालना होगा कि अवाम को भी सुखा चैन मिले, सांस आए और हुकूमत के मामलात भी आगे चले। वज़रा को भी बयानात देने से एहतियात करना चाहिए, भाई बिल जितने मर्जी जला लो। ये दुनिया में खबर लगी है, ईंधन की कमी, फनी खराबी की, सरकारी निजी पावर प्लांट्स बंद। मुझे बताएं,
अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे, पावर कंपनी को पैसे नहीं होंगे, पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, हर घर अंधेरा हो जाएगा। बड़ी साहब ये जो बंद हुए हैं, आपको पता है जितनी देर ये बंद रहेंगे पैसे हमने देने हैं इनको। कादी साहब इसके पैसे हमने देने हैं। कादी साहब इसमें मेंशन है, मुझे छोड़ दे, कि बंद प्लांट जो बिजली नहीं दे रहा उसके पैसे देंगे। जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, पंखा नहीं जल रहा, बिल उसने देना है। यार अंदाजा करे इस जुल्म की दास्तान पे कभी होगा कि एक गरीब आदमी है, उसके घर में किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, और पंखा और बिजली बिल देने के पैसे नहीं है, बंद प्लांट के पैसे 25 करोड़ आप तकसीम करेंगे तो कैसे मामला चलेगा? काजी साहब ऐसे नहीं चलेगा, माफी चाहता हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब और हालिया गवर्नमेंट में उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई हल, इजाज़त लेनी पड़ेगी। ओए हमारी हड्डियों से गोश्त तक नोच लिया इन आलमी मालियाती इदारों ने। मैं आपको हमारे पुराने जो वजीर हैं बिजली के भी और पानी के भी, ख्वाजा आसिफ साहब का, मैं याद करते रहते हैं उनको, जरा उनका साठ सुनवाता हूँ। अच्छा बड़ी साहब, जाली बनाते हैं, हमें पता है कि ईंधन हमने देना है, ये कई दफ़ा वजीर बराए पानी और बिजली रह चुके हैं, और ये उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने... मैं आज आपसे इख्तलाफ करने लगा। अमूमन मैं आपको पता, आपसे नहीं, ये खुद वजीर पानी व बिजली रहे हैं। हाँ। जाली बिल की पेमेंट करने की बजाय उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? फिर असल जिम्मेदार तो मेरे ये है भाई, 25 करोड़ अवाम के जिम्मेदार कौन है? आप काजी साहब मिनिस्टर हैं और आपके इल्म में है ये पेमेंट जो अरबों खरबों रुपए की है, ये जाली बिल है। और फिर बड्डी साहब हिस्से कितने करते, हिस्से कितने जाते ने? फिर खुल के गल कर। आप लैंड क्रूजर तुसी किसे ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ अपने मिलन वाले ਨੂੰ, मौजा ही मौजा, ਉਹਦਾ तेल भी फ्री। कादी साहब ये मिनिस्टर साहब का ये बयान कि जाली बिल, और खुद वजीर रहे हैं मौसूफ, नहायत काबिल एहतराम है, बड़ी सोबर शख्सियत है, लेकिन इनकी इस गुफ्तगू में कि जाली बिल पेट्रोल के देते हैं और हम हुकूमत अदा करती है, क्या ये शरीक जुर्म नहीं? सिर्फ कादी सही साहब ये बताएं आप। शरीक जुर्म की जुर्म, चलो नहीं कादी साहब नहीं, पहले इसका जवाब दे। एक पाकिस्तानी आप बड्डी साहब, अगर मैं मिनिस्टर इंचार्ज हूं और मेरे नाक के नीचे चोरी हो रही है और मैं ये मानता हूं कि चोरी हो रही है, तो मुजरम मैं हूं। ये जरा सुनिएगा मजीद कुछ। सॉरी। अच्छा बड्डी साहब आप कभी कभी जिक्र करते होते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी होते थे जो कोई गैस शैस दाएं बाएं और यार ये कहने से पहले आप बताओ कि मैंने इतने लोगों को पकड़ के उल्टा लटकाया, बिजली चोरी करने वालों को, और सरकारी खजाने में पैसा लाया, ये जिम्मेदारी है इनकी, इनके फराइज में शामिल है। जब ये होश लेते हैं किसी भी वजारत का, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चोरों डाकुओं को, बिजली चोरों को पकड़ना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। ये मेरे सर एहसान नहीं करेंगे, आपके सर एहसान नहीं करेंगे। इसके बाद क्या ख्वाजा आसिफ साहब को नहायत अदब एहतराम से उस्मान डार के घर 100 रेड कराएं, इन्हें को वजारत मिलनी चाहिए। कादी साहब आप बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, माफी चाहता हूँ। नहीं कि मुझे दुख हो रहा है कि आप जैसे लोग जो हमेशा सच बोलते रहे, ये मिनिस्टर थे, कह रहे थे बिजली नहीं डाका पड़ा, और डाका रोक नहीं रहे थे। खुद मिनिस्टर थे जब इंटरव्यू दिया, तो डाका नहीं रोक रहे। अगर चौकीदार ही कहे कि चोर चोरी करके मेरे सामने ले जा रहा है, मैं क्या करूं? तो फिर चौकीदार रखा क्यों था? फिर मिनिस्टर बनाया क्यों था? ABCD ये नहीं, PTI भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, मुशर्रफ भी था, ज़ियाउल हक भी था। अगर चौकीदार के होते हुए चोर सामने ले जा रहा है, चौकीदार मान रहा है कि मैं अपनी फराइज में अदायगी में काफिल हूं, बेबस हूं, नहीं रोक सकता, तो ऐसे चौकीदार को रखा किसने? मुझे उसका नाम बताएं। अच्छा अब मैं आप जरा एक तो और एंगल से आपसे सवाल पूछता हूँ। बेशुमार कानून साजी की गई इस निगरान हुकूमत के आने से पहले कि ये हमारे माशी मामलात भी देखेगी, हमारे बिहाफ पे ये आलमी मालियाती इदारों से भी बात करेगी, तो आम आदमी के माशी मामलात देखने के लिए इसका कोई मैंडेट नहीं है, कोई कानून की शिक नहीं है, कोई आइन नहीं है। कादी साहब माफ़ी चाहता हूँ, सियासतदानों को हम बिला वजह बदनाम कर दें, इजी टारगेट है, सियासतदान खा जाते हैं। निगरान हुकूमत तो किसी सियासी जमात का नहीं। बिजली भी चोरी हो रही है, 300 रुपये की दवाई 3000 की मिली। आप मेडिकल स्टोरों पे जाएं, अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली अदवात मिल ही नहीं रही, नायाब हो गई हैं, क्योंकि आपको बाहर जो आप मुल्क में इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं, आप पर पाबंदियाँ लग रही हैं। किस तरह चलाएंगे ये मुल्क? खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाओ, छोड़ दो सियासी जमातें, सारे ही अच्छे हैं, हम किसी को नहीं कहते। ये मुल्क को बचाने का टाइम है। कादी साहब आप क्यों नहीं समझ रहे? आप खुदा ना खासा आपको शुगर है, आपकी मेडिसिन नहीं मिल रही,
आपके बच्चे जगह जगह दुकान पे जा रहे हैं और ये हुक्मरान आके इंटरव्यू देते हैं, हाँ 1000 अरब की चोरी हो रही है लेकिन मैं क्या करूं, चोर मुझसे मजबूत है। भाई अगर चोर आपसे मजबूत है तो अरबों रुपए मिनिस्ट्री लेके हुकूमत में बोझ क्यों बने हुए हो, उतर जाओ। देखिए ना भट्टी साहब, अब तो सबसे बड़ी हम जो पैसा देते हैं वो कर्जे पे सूद देते। अच्छा, अब बात ये है कि ये लोग सिर्फ हमें इतला देते हैं, बट भट्टी साहब आप लुट गए, हम लुट गए। भाई साहब, मैं कहता हूं जल्दी ना, आप क्विक मुझे दे, मुझे मैं आपसे इत्तेफाक ही नहीं करता। ये जितने बिजनेसमैन है पाकिस्तान में अरब खरबपति, उसका क्लर्क, उसका स्टोर कीपर, कोई मुलाजिम, अगर वो 5 अरब का उसका महीने का सर्कल है, 5000 चोरी करे, अगर उसको उल्टा ना लटकवा के थाने मारे मेरा गिरेबान पकड़ लेना, ये वजीर होके हमें कहते हैं कि जी इतने चोरी होती है और मैं वो देखे ना, मैं बताता हूँ इतने। व्हाट इज दिस यार, मैं भट्टी साहब के इस नोट पे ही प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ कि क्या हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमें सिर्फ वजीर साहब आके ये बताएं कि हजूर आपकी जेब वामा कट रही है, हम आपको इतला देने के लिए यहाँ पे वजीर हैं। जब तक इस हुकूमत को, हम अपनी हुकूमत, इस मुल्क के अवाम को अपने भाई ख़ानदान नहीं समझेंगे, ये डकैतियाँ होती रहेंगी। ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।